सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के जर्नल पेपर की सेकंड यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपने वो क्लासेस अटेंड की हैं। अगर नहीं की हैं तो आप प्लीज रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि आज से हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को पीडीएफ भी मिल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, और बाकी सारे जो हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ नजर आ रही होगी। और अब हम बात करेंगे आज सेकेंड यूनिट के बारे में। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्वालिटी कंटेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि नेट की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। सो यस, वी आर लाइव नाउ। और आज सभी को मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी इस चैनल से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो रिसर्च रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप जनरल पेपर की बात करें या एजुकेशन के पेपर की बात करें, क्योंकि हमारा मेन पेपर जो है वो एजुकेशन है। तो रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा पूछा जाता है। और चूंकि जनरल पेपर की बात कर रहे हैं तो जनरल पेपर में सेकेंड यूनिट है, तो कम हर एक यूनिट से क्वेश्चन आने हैं। तो इस यूनिट से आपको क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर बात है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी काफी सारा डिस्कशन किया है। बहुत सारी जो वीडियोस है मैंने बना लिए हैं, और आप अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि हम पेपर में उनकी कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से यूनिट वाइज स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमने सेकेंड यूनिट में रिसर्च के टॉपिक को फिर से पढ़ने के लिए सामने लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, तो रिसर्च को समझ लेते हैं। अब रिसर्च क्या है, मेनली अगर हम बहुत ही एक जनरल भाषा में देखें तो लोग कहते हैं रिसर्च कर रहे हैं, मतलब वो पीएचडी कर रहे हैं, इस वजह से उनका रिसर्च कर रहे हैं, या फिर वो साइंटिस्ट हैं इसलिए वो रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का अर्थ होता है खोजना, मतलब खोज कर नई चीजें निकालना। ठीक है, आज के वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में, इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो जो आपके इस सिलेबस में है, मैं कंप्लीट सिलेबस की स्टडी करा रही हूँ, तो सिलेबस से बाहर कहीं नहीं जाएंगे, तो सिलेबस में वही हम पढ़ेंगे। तो सिलेबस के अनुसार रिसर्च में हमें पढ़ना है मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोच ऑफ रिसर्च, अप्रोच टू रिसर्च। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। क्लियर? तो अब चलिए रिसर्च के बारे में हमें पढ़ना है, उसकी मीनिंग के बारे में पढ़ना है, टाइप्स के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पॉजिटिविज्म, फीचर्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स, और साथ ही साथ में फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। ये आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, इसकी क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए रिसर्च की मीनिंग देख लेते हैं। रिसर्च जो है एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा के शब्द से निकला है, जिसका मतलब है री प्लस से के शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मीनिंग टू गो अबाउट सीकिंग। मीनिंग, इसका जो मीनिंग है वो क्या है? टू गो अबाउट सीकिंग। अब सीकिंग का मतलब क्या होता है? सीकिंग का अर्थ होता है खोजना। सीकिंग का अर्थ क्या होता है? खोजना। अब तो ये क्या हो जाएगा? सीकिंग, सीकिंग का अर्थ हो जाएगा खोजना। अब कोई भी ऐसा काम जो हमें खोजना है, खोज कर बाहर निकालना है, वो कहलाएगा आपका क्या? रिसर्च। तो रिसर्च में क्या काम किया जाता है? मेनली खोजने का काम किया जाता है, खोजने के लिए जाना। टू गो अबाउट सीकिंग यानी खोजने के लिए जाना। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। रिसर्च की मेन पॉइंट्स क्या है? अब देखना, एक चीज तो समझ में आ गई आपको कि रिसर्च क्या है। रिसर्च का मतलब है खोजने के लिए जाना, या बार 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 सर्च करना। री का मतलब होता है पुनः, पुनः पुनः क्या करना है? सर्च करना है। अब मेन पॉइंट्स में देखना है रिसर्च के जो मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है। तो मेन पॉइंट्स में आता है सबसे पहले केयरफुल एंड ऑर्गेनाइज स्टडी। केयरफुल एंड ऑर्गेनाइज स्टडी। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक वे में पढ़ाई करना, या साइंटिफिक वे में स्टडी करना किसी एक खास टॉपिक पर। क्लियर? तो सेकंड बात आ जाती है सिस्टमेटिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो सिस्टमेटिक हो। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? पहला फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब आप क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए किसी कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो पहले हम उसका एक परिकल्पना बनाते हैं, मतलब पूरा उसका खाका तैयार करते हैं। तो सपोज आपको यहाँ से, अपने घर से सपोज दिल्ली जाना है, ठीक है, तो दिल्ली जाने के लिए आप क्या करोगे? ऐसा नहीं कि आप उठे और चल दिए कहीं पे भी,
नहीं, आप पहले क्या करोगे कि आप देखोगे कि आपको किससे जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, प्लेन से जाना है, कैसे जाना है। तो कैसे जाना है वो तैयार कर लिया। सपोज आपको बस से जाना है, तो बस से जाने के बाद आप स्टडी करोगे कि भाई किस रूट को फॉलो करना है। उस रूट को फॉलो करने के लिए जो इनिशियल आपका डेस्टिनेशन है, उसके बाद कहाँ आपको जाना है, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है कि नीचे जाना है कि सीधे जाना है, कैसे जाना, इसका पूरा आप ब्यौरा तैयार करोगे सिस्टमेटिक वे में। उसके बाद आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। क्लियर? तो जिस तरीके से ये खोजने की बात है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं पर भी उठे और खोजने लगे। एक स्टडी ऐसी होगी जो कि कंप्लीटली सिस्टमेटिक वे में स्टडी की जाएगी। ठीक है। तीसरा है लॉजिकल एंड अनबायस्ड प्रोसेस। अनबायस्ड का मतलब क्या है? पक्षपात रहित, मतलब किसी तरीके का कोई पक्षपात यहाँ पर नहीं होगा। लॉजिकल का मतलब तार्किक। अब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पसंद है, मुझे पसंद है कि मैं तो यहीं से ही काम करूंगी, इसी रास्ते से काम करूंगी, अब उसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वही काम करने के लिए बार बार जा रही हूँ, तो मैं क्या हो जाती हूँ? मैं लॉजिकल नहीं हूँ, मैं बायस्ड हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो पसंद है उसके हिसाब से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने इंडिविजुअल जो भी आपकी पसंद नापसंद लॉजिकल जो चीजें हैं उनको सामने रखते हो, पसंद नापसंद को नहीं रखते हो। तो ये होता है लॉजिकल और अनबायस्ड प्रोसेस। रिसर्च की प्रोसेस क्या है? पूर्णतः पक्षपात रहित है, यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं होता। सपोज करें कि आपके घर में कोई भी चीज थी सोने की, वो खो गई, नहीं मिल रही है। अब आपने क्या किया कि आपके घर में 10 लोग हैं, 10 में से आप 4 लोग जो हैं वो बहुत आपको पसंद है, तो आप क्या कहोगे? ये 4 तो बिल्कुल नहीं चुरा सकते, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और बाकी के 6 लोग हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? बायस्ड नजरिया हो गया। तो खोजने वाला जो काम है वही गलत हो गया। अब आप खोज नहीं पाओगे, आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ये जो प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए? पक्षपात रहित होनी चाहिए। नेक्स्ट है इनहेंसमेंट नॉलेज। इससे आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, इनहेंसमेंट होता है। जब आप कुछ खोजते हैं, खोजने के बाद कोई रिजल्ट्स निकलते हैं, कुछ फाइंडिंग्स आती हैं, उससे आपके जो भी आपकी समझ है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, आपकी समझदारी की बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। यहाँ पर आपकी बौद्धिक इंक्वायरी बढ़ती है। इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी का मतलब हो जाएगा बौद्धिक स्तर पर आपकी समझ बढ़ती है, क्वेरीज बढ़ती है। क्लियर? फिर आता है साइंटिफिक वे टू सर्च। अब यहाँ पर साइंटिफिक वे का मतलब क्या होता है? साइंस से करना? नहीं, साइंस से नहीं करना। यहाँ पर ये बात होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्रमबद्ध प्रोसेस में। साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोसेस ऑफ सर्च हो वो क्या हो? एक तरीके से हायरार्की में हो, क्रमबद्ध रूप से हो। ऐसा नहीं हो कि आपने ना ही लॉजिक का ख्याल रखा, ना ही क्रमबद्ध रूप से आप गए, ना पहला स्टेप देखा आपने, ना सेकंड स्टेप देखा आपने, ना कार्य करने का तरीका सीखा और आपने करना शुरू कर दिया। तो साइंटिफिक वे का मतलब होता है कि आपका जो पूरा कार्य हो वो सिस्टमैटिक वे में हो, लॉजिकल हो, अनबायस्डली हो। ठीक है। फिर आता है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो बहुत ही क्लियरली समझ में नहीं आती हैं। उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसमें भी रिसर्च की जाती है। बिजनेस की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी रिसर्च किया जाता है। तो बात समझ में आई आपको? यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ दुविधा हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगी। तो आप बेझिझक अपने क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, जब आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी पूछ सकते हैं। तो ये अप टू यू है ना। चले आगे बढ़ते हैं हम कि इसमें हमें आगे क्या पढ़ना है। तो आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसर्च। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने प्रकार की रिसर्चेस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं हम कितने प्रकार होते हैं रिसर्च की। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट होती है फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम कहते हैं बेसिक अनुसंधान। रिसर्च का मतलब क्या होता है? अनुसंधान। अनुसंधान का अर्थ होता है खोजना। ठीक है। तो बेसिक यानी कि बहुत ही बेसिक रूप में जो फंडामेंटल वे में आप सीखते हैं या समझते हैं या अनुसंधान करते हैं, उसको कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च, जो कि बहुत ही माइनर लेवल पर होती है, बेसिक होती है ना।
और उसके बाद आती है आपकी अप्लाइड रिसर्च, जिसको कहा जाता है अप्लाई करना, मतलब कोई भी चीज है फंडामेंटल रिसर्चेस के जो भी स्टेप्स होते हैं वो अप्लाइड रिसर्च में भी आते हैं, लेकिन इससे आउटकम्स जो निकलता है वो क्लियरली समझ में आता है, अप्लाइड रिसर्च। फिर आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मतलब होगा ऐसी कोई भी अनुसंधान करना जिसमें आपको प्रयोग करने पड़ रहे हैं। प्रयोग में मतलब जैसे लैब में आप प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बाद में आपको रिजल्ट मिल रहा है। सपोज करते हैं जब H2O की बात करते हैं, यानी कि पानी बनाया जा रहा है, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन का एक होता है, दोनों मिलते हैं, उसके बाद पे पानी का निर्माण होता है, वाटर का निर्माण होता है। यानी कि ये एक पूरा प्रोसेस कहाँ कहाँ किया गया, लैब में किया गया, एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में किया गया, तो ये कहलाएगी क्या आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर आती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब अलग से भी एक क्वेश्चन आता है एक्स पोस्ट फैक्टो का। जब कोई काम घटना घट चुकी होती है, सपोज एक एक्सीडेंट है जो हो चुका है, ठीक है, अब एक्सीडेंट होने के बाद उस एक जो भी एक जगह है जहां पर ये घटना घटी हुई है, जो क्राइम सीन होता है, जिस तरीके से क्राइम सीन की चेकिंग होती है, जांच होती है, तो एक घटना है जो घट चुकी है, घटना के बाद में आप जाकर वहां इन्वेस्टिगेट ये करते हैं कि ये घटना क्यों घटी, क्या रीजन हो सकता है, क्या एक पॉइंट हो सकता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब ये एक अकेले एक्सीडेंट की बात नहीं, कहीं पर भी कोई भी घटना जो है वो घट चुकी है, उसके बाद उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, तो या फिर उसके बारे में जांच की जा रही है, वो कहलाएगी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। फिर आती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब ये क्या है, गुणात्मक और संख्यात्मक, मात्रात्मक या फिर गुणात्मक। क्वालिटी का मतलब किससे आता है, गुणों से। अब ऐसी कई चीजें होती हैं जो गुणों के आधार पर समझी जा सकती है, जैसे मैं एक कैसी टीचर हूँ, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, ये आप नंबर्स में नहीं दिखा सकते हैं कि कैसे नंबर दिए जाएंगे। आप 1 to 10 मुझे मार्क्स जरूर दे सकते हैं, बट आप ये नहीं बता सकते हो कि ये इतने में से इतना है, ठीक है, लेकिन आप गुणों के आधार पर बता सकते हो। बहुत सारे अलग अलग टीचर्स होते हैं, अलग अलग लोगों की अपनी अपनी गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, उनके आधार पर सर्चिंग होती है। तो जब गुणों के आधार पर बात हो रही हो तो वो कहलाएगा क्वालिटेटिव, ठीक है। और जब क्वांटिटी के आधार पर मतलब संख्याओं के आधार पर बात हो रही है तो क्वांटिटेटिव। एक एग्जांपल के फॉर्म में हम देख लेते हैं, सपोज करते हैं दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट है बी। अब इसमें पहले नंबर 60% आए इसके, और इसके आए 70%, ठीक है, दूसरे के आए 70%, है ना। अब क्या हुआ, बच्चे की दोनों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इनकी पेरेंटिंग में और ज्यादा ध्यान दिया, इनकी ट्यूशन लगाई, सब किया, उसके बाद में ए जो है उसके आ गए 80% और बी जो है इसके आ गए 85%, ठीक है। तो इसके में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, ये एक रिसर्च किया जा सकता है, और इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई ये रिसर्च किया जाता है, तो ये कहलाएगा क्या, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। लेकिन अब ए के गुणों में, व्यवहार में किस प्रकार का चेंज आया जब वो 60 से 80 तक पहुंच गया, बी के गुणों में किस प्रकार का चेंज आया जब वो 70 से 85 तक पहुंच गया, ये विषय जो होगा वो होगा क्वालिटेटिव रिसर्च का, ठीक है। जहां उसके गुणों की बात की जाएगी, किसी भी बात की गुणों की बात की जाएगी, वो होगा क्वालिटेटिव, और जो संख्याओं पे बात करेगा वो क्वांटिटेटिव। क्लियर। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब है जैसे जो पुरानी कोई घटनाएं हैं जो कई सालों पहले, हजारों सालों पहले या फिर बहुत सालों पहले हो चुकी हैं, या फिर सपोज करें ताजमहल जो बना हुआ है, वो ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कौन कौन कितने मजदूर उसमें लगे हुए थे, क्या पर्पस था बनवाने का, कहाँ से क्या मटेरियल आया, कितने लोगों ने इसमें काम किया, कि उस समय कितनी कॉस्ट हुई थी, ये सब कुछ जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये पुरानी घटना है, उसको फिर से सोचा जा रहा है, उसके बारे में बात पता की जा रही है कि क्या हुआ था, कैसे कैसे ये काम हुए थे, ठीक है। तो ये कहलाएगा हिस्टोरिकल रिसर्च। आगे बढ़ जाए हम, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। जब किसी चीज का वर्णन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कोई स्कूल है जो कि बहुत सालों से स्कूल बना हुआ है, काम हो रहा है, इसमें कई सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप डिटेल में बताएं कि ये जो स्कूल है वो किस तरीके से काम करता है, कितने स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन हो, वर्णन हो,
ठीक है। सपोज करते हैं कोई एक व्यक्ति है, सपोज करें हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी ने अपने जो चाइल्ड साइकोलॉजी बात करें या फिर बाल मनोविज्ञान की बात करें या फिर उनकी जो बेसिक शिक्षा है उसके बारे में बात करें, तो कोई भी चीज का जब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, कंप्लीट वर्णन करते हैं, तो वो कहलाती है क्या, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्लियर। अब आता है इसके बाद में कई और पार्ट भी आते हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है, इसके बाद में एनालिटिकल, जब हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं किसी चीजों का, और उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, ये भी अलग प्रकार होते हैं। और ये आता है मेन पॉइंट जो आता है वो आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के अंतर्गत बहुत सारी रिसर्चेस जो है वो समाहित हो जाती हैं, क्योंकि एक्शन रिसर्च का मतलब होता है क्रियात्मक अनुसंधान। जब हम एक निश्चित क्रम में क्रिया करके कोई एक अनुसंधान करते हैं और उसके बाद हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए कोई अनुसंधान करते हैं, तो हमारा जो काम है, जो रिजल्ट आता है, वो बहुत ऑथेंटिक होता है, और इस अनुसंधान को कहा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, ये एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आती है। तो आपको बात समझ में आ गई? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझसे पूछ लेना, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर लिया करो। और कोई बात नहीं है, इसलिए इससे होता है ना कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि कंटेंट तो पूरा फ्री है। बस आपका काम ये करना है कि बहुत सारे लोगों को जोड़ना है, आपको सब्सक्राइब करवाना है लोगों से इस चैनल को। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं फीचर्स ऑफ रिसर्च के बारे में। रिसर्च के जो फीचर्स हैं उसको समझ लेते हैं। रिसर्च के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं जो रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आ जाता है थ्योरी। थ्योरीज कहते हैं जिसको जिसको वर्णन कहा जाता है, अलग अलग तरीके के वर्णन किए जाते हैं कि अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ खोजना है, तो पहले उसके बारे में आपको वर्णन करना होता है, और वर्णन जो हो चुके हैं उनको पढ़ना होता है। ठीक है, अनबायस्ड, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, जो रिसर्च होगी वो क्या होगी, अनबायस्ड होगी, मतलब कोई भी तरीके की पक्षपातपूर्ण बात नहीं की जाएगी। अगर कोई चोर है, तो सपोज अगर वो आपके घर में आपका अपना भी है, लेकिन अगर वो चोर है तो उसका जो आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो अनबायस्डली करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पता चल गया कि हाँ इसने चुराया है, तो आप जो आपकी भी जो भी सर्चिंग की प्रोसेस है उसको ना आप खत्म कर दोगे, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, रिसर्च जो होगी अनबायस्डली होगी। यूजेबिलिटी होती है, उपयोगिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सर्च करने लगे उसके कोई उपयोगिता ही नहीं है। रिसर्च की उपयोगिता होनी चाहिए, उससे कुछ ना कुछ ऐसे आउटकम्स निकलने चाहिए जो जरूरी है। इसके बाद आता है जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। सामान्यकरण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपने बात कर ली, जनरल वे में आपको समझ में आनी चाहिए। जनरलाइजेशन उसका होना जरूरी है, सामान्यकरण करना जरूरी है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बहुत जरूरी बात होती है। वैधता और विश्वसनीयता, वैध होनी चाहिए रिसर्च। रिसर्च आपने किया है, ठीक है, आपने करने के बाद में अपनी जो थीसिस है वो बना दी, और थीसिस बनाने के बाद में आपने उसको रख दिया। अब आज सपोज करें 2023 चल रहा है, 2040 में आपकी ही रिसर्च के बारे में कोई फिर से काम करता है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, आपकी जो रिसर्च है उसके बारे में ही पहले अध्ययन करेगा, वो पढ़ेगा आपने क्या किया, आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, और आपकी फाइंडिंग्स में क्या सामने आया था, क्या आपने प्रोसेस अपनाई थी, किस तरीके से आपने काम को किया था। अगर आपने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली विश्वसनीय है, रिलायबल है, तो भाई इसको फायदा होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा कि आपकी रिसर्च है जो कोई काम की नहीं निकलेगी, वैध नहीं निकलेगी, या फिर वो आपकी रिसर्च को आइडियल मान के ही काम करेगा तो उसका काम भी गलत माना जाएगा, गलत ही उसके रिजल्ट्स आएंगे, है ना। तो जो भी काम करें वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। जो भी आप टूल्स इस्तेमाल करें वो पूरे के स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, आता है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है प्रयोग सिद्ध। ऐसे प्रयोग होने चाहिए जो सिद्ध हो, या तो स्वयं सिद्ध हो या फिर उन्हें सिद्ध कराने की प्रोसेस कराई गई हो, अपनाई गई हो, अनुभव के आधार पर उन्हें सिद्ध किया गया हो। फिर आता है क्रिटिकल, यानी कि गंभीर होने चाहिए। रिसर्च का जो काम होगा वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली गंभीर होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने बात कर ली है टाइप्स की, हमने बात कर ली है फीचर्स की, हमने बात कर ली है मीनिंग ऑफ रिसर्च की। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं।
चलो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं भाई। उद्देश्य क्या होना चाहिए रिसर्च का, क्या उद्देश्य लेके रिसर्च की जानी चाहिए। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पहले जो हमारा क्या करना पड़ता है, यदि मान लेते हैं आपको कोई काम करना है तो आप क्या काम करें, किस तरीके से आप काम की शुरुआत करेंगे। पहले तो ये कहेंगे कि भाई करना क्या है, ठीक है, पहली बात हो गई। करना क्यों है, दूसरी बात होगी। करना कैसे है, तीसरी बात होगी। किस प्रकार से करेंगे हम, ये भी बात होगी। कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते हुए काम को करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये बात है कि इसका करने से क्या फायदा होगा। तो भाई सारी ही चीजों के बारे में जब सोच लेते हैं तब हम कोई काम करते हैं। इसी प्रकार से जब रिसर्च की बात की जाती है तो पहले इसकी उद्देश्यों का निर्धारण करना बहुत जरूरी होता है कि भाई करना है तो क्यों करना है। तो सबसे पहले हो जाता है टू एनालाइज, सबसे पहले विश्लेषण करना। कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका विश्लेषण करना क्यों जरूरी है, इस वजह से हम रिसर्च करेंगे। फिर आता है टू वेरीफाई, अगर आपको किसी चीज को वेरीफाई करना है तब रिसर्च की प्रोसेस की जाती है और उसका उद्देश्य मेनली होता है कि वेरीफाई करना। फिर आता है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, मान लेते हैं कि पहले से ही आपने किसी भी काम के बारे में एक प्री डिफाइंड रिजल्ट निकाल लिया। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं कि जैसे जो भी हमारे इकोनॉमिकल कंडीशंस चल रहे हैं उसकी वजह से कई सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं जो वो बता देते हैं पहले से ही कि अगले 2 साल में जो जीडीपी है ना, वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो वो कैसे बता देते हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो इस तरीके से रिसर्च करते हुए अपना दिमाग लगा के अपने जो कैलकुलेशन उसको करके ऐसे पे कहना चाहिए फ्यूचर में जो कुछ भी होना है उसका प्री डिफाइंड रिजल्ट निकालते हैं। तो उसको कहा जाएगा हाइपोथेसिस बनाना। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये पूरी तरीके से किसके आधार पर है, कैलकुलेशन के आधार पर है। लेकिन ये घटना हुई नहीं है, पहले से इसका निर्धारण किया गया है। अब ये देखना है कि ये घटना है एक्चुअल में ऐसी घटित होगी या फिर हाइपोथेसिस हमारी गलत सिद्ध हो जाएगी, इसके ऊपर भी रिसर्च की जाती है। क्लियर। फिर आता है टू फाइंड रेमेडीज। अब सपोज करते हैं कि अभी जैसे कोरोना आया था, कोरोना का बहुत बड़ा हाहाकार मच गया था। अब रेमेडी के फॉर्म में क्या हुआ था, उसकी वैक्सीन के निर्माण किए गए थे। सबसे पहले तो ये पता लगाना कि कोरोना वायरस है क्या, उसके बाद में ये किस किस वजह से फैलता है, क्यों फैलता है, शरीर में क्या क्या इफेक्ट उसके होते हैं, उसके बाद जाकर उसकी वैक्सीन का निर्माण होगा या फिर हो गया, है ना। तो वैक्सीन क्योंकि इतनी जल्दी थी, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो उसकी रेमेडी फाइंड करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपने सुना होगा लॉकडाउन लगाया, उसके बाद में बहुत सारे घरेलू उपचारों की बात भी की जाने लगी। मतलब कैसे भी करके हमको अपने आप को बचाना था, तो उसके लिए टू फाइंड रेमेडीज, ठीक है। तो जब आप अपने घरेलू लेवल पे भी कर रहे थे तो रेमेडीज के लिए आप फिर सर्च कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे कहीं पे, और कोई बुक्स निकाल रहे थे, आयुर्वेद की बुक निकाल रहे थे जाके, ताकि ये समझ में आ सके कि इसकी रेमेडी क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टू फाइंड वे टू इम्प्रूव। क्या क्या चीज भी है, कुछ भी है, जैसे कि पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट लेकर आना है, रिसर्च उसमें उस वे में भी की जाती है। एजुकेशनल रिसर्च का मतलब ही होता है टू फाइंड द वे टू इम्प्रूव द एजुकेशन, किस तरीके से हम एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। आपने देखा होगा नई नई एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं, वो किस लिए आती हैं, क्योंकि उसकी पहले पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद में जो उसकी कमियां होती हैं उनको दूर करते हुए नई पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। तो नए तरीके निकाले जाते हैं कि कैसे आपको समझाया जा सके, किस तरीके से सिखाया जा सके, तो किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके लिए रिसर्च करना। फिर आता है टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरी, नई थ्योरी, नए सिद्धांतों का निर्माण करना भी एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले कोई सोच रहे कि इस तरीके से भी पढ़ाई हो सकती है, कि कोई यूट्यूब का ऐसा माध्यम होगा जिस पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ा रहा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट कर रहे होंगे। ऐसा संभव पहले नहीं समझ आता था, लेकिन आज ये पॉसिबल है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि नई थ्योरीज लगातार, नए सिद्धांत अपग्रेड हो रहे हैं। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि इन पर काम हो रहा है। क्लियर। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रिसर्च को करने के। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं हम। एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें आपकी टॉपिक में दिया हुआ है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में समझते हैं। अभी तक चर्चा नहीं की गई थी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये फिलोसफिकल अप्रोच है रिसर्च का। तो फिलोसफिकल वे में मतलब दार्शनिक रूप में रिसर्च के बारे में बात की जाती है। तो कैसे बात की जाएगी, पॉजिटिविज्म की बात कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये एक सोशल वर्ड है, इसकी कल्पना कर लेते हैं। अब ये सोशल वर्ड जो है वो क्या है, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है,
ठीक है। मान लेते हैं इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है, इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है, यदि इस तरीके के एलिमेंट हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये सोशल वर्ड बना हुआ है। अब इसके बारे में अलग से अध्ययन करना, इसके बारे में अलग से अध्ययन करना, ये जो है इसके बारे में अलग अध्ययन करना, और नतीजा निकालना कि आखिर सोशल वर्ड जो है वो किस प्रकार से बना हुआ है, उनका अध्ययन करना। ये पूरा जो संसार है, पूरा जो एलिमेंट्स है, उसको किस तरीके से सापेक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में देखते हुए उसके बारे में अध्ययन करना, और उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है इसके बारे में बात करना, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिविज्म में। नेक्स्ट आ जाता है इंटरप्रिटिसिज्म। ये क्या होता है, ये व्याख्यावाद होता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर सारा चीज जो है वो क्या देखी जाती है, सापेक्ष में देखी जा सकती है। यहाँ पर क्या है, जो सामाजिक संसार है उसकी अलग अलग व्याख्या की गई है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। इसमें जो बातें आ जाती हैं वो क्रिटिकल बातें आ जाती हैं। यहाँ पर जो बातें आ जाएंगी वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव नहीं हो, बल्कि क्या हो, सब्जेक्टिव हो, और इसको समझने के लिए, इसको व्याख्या करने के लिए अलग प्रकार से रिसर्च करना, ठीक है। अब जो ये पूरा का पूरा संसार है, जो पूरी बात की जाती है, सोशल वर्ड की बात की जाती है, इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन सिचुएशंस को समझना, अब वो सब हमेशा नहीं हो सकते कि वो ऑब्जेक्टिव हो, क्या क्या हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं कि भाई ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, इस तरीके का ही होता है। सोशल वर्ल्ड में देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के मनुष्य रहते हैं, अलग अलग प्रकार की जाति प्रजाति जनजातियां रहती हैं, उनके बारे में समझना, उनके उनके क्रियाकलापों को समझना, उनकी व्याख्या करना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समझ से परे होती हैं, उन चीजों को भी समझना, ये सब कुछ आता है व्याख्यावाद के अंतर्गत। फिर आता है रियलिज्म। रियलिज्म में ये प्रत्यक्षवाद और इंटरप्रिटिज्म दोनों ही आता है, मतलब पॉजिटिविज्म भी आएगा और ये भी आएगा, और इनको मिलाकर जो रियलिटी बेस्ड सिचुएशंस चल रही हैं भारत में, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जाए अलग अलग तरीके से, तो इसका इसके जो आउटकम्स है उनका और इनके जो आउटकम है इनका, दोनों का फायदा उठाते हुए, रियलिटी को देखते हुए रिजल्ट्स निकाले जाते हैं कि आज की सिचुएशन में, आज के तरीके में, जो परंपरागत तरीके हैं वो, और जो क्रिटिकल तरीके हैं वो, उन सब का निचोड़ निकाल के आज की सिचुएशन में हम किस तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं, रियलिटी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी बात होती है। ये एक तरीके से फिलोसफिकल अप्रोच है किसका, रिसर्च का, ठीक है। अब इसके बाद में हमको पढ़ना है फॉर्मेट ऑफ रिसर्च, किस तरीके से हम रिसर्च की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अभी इस आपको मैं समझा देती हूँ किस फॉर्म में, फटाफट वाले फॉर्म में समझा देती हूँ, क्योंकि इसके बारे में हमें कंप्लीट पढ़ना होगा जब हम रिसर्च प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे कि एक रिसर्च प्रपोजल किस प्रकार से बनता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या है कि जिस स्टेप्स जो होते हैं जो रिसर्च के लिए फॉलो किए जाते हैं, पहले तो आएगा टाइटल, भाई देखा जाए तो किस विषय पर आपको रिसर्च करना है, टाइटल क्या होगा उसको समझेंगे, उसके बाद उसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, उसको छान के एक बिल्कुल सटीक वे में टाइटल निकालेंगे, क्योंकि टाइटल समझना और टाइटल के बाद में उस टाइटल को बहुत तरीके से एक लाइन में डिस्क्राइब करना बहुत बड़ी काम होता है ना, क्योंकि आप आपके दिमाग में तो कई सारे टाइटल्स होते हैं, लेकिन उसको रिफाइंड करना एक बड़ी बात होती है। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट, कौन कौन से काम करने हैं आपको, टेबल ऑफ कंटेंट करते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि आपका जो काम है वो किस वे में होगा, उसका इंट्रोडक्शन आप पूरा प्रॉपर लिखते हैं, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उस विषय पे कितने काम पहले हो चुके हैं इसके बारे में डिस्कशन होता है, उसको रिव्यू करते हैं आप। फिर आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, किस प्रकार से रिसर्च करेंगे आप, पूरा प्रोसेस करना, कौन कौन से टूल्स होंगे, क्या हाइपोथेसिस बनेगी, किस तरीके की आप स्टैटिक्स लगाएंगे, उसके बाद में कौन कौन से आप ग्राफ वगैरह ये सारी चीजें कहाँ जाके सर्वे करेंगे, सैंपल क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, उसके बाद में कौन सी रिसर्च की मेथड होगी जिसका आप उपयोग करेंगे, ये सारी चीजें आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। फिर आ जाता है टाइम शेड्यूल, टाइम का शेड्यूल करना बहुत जरूरी होता है, कितने समय में आपको रिसर्च को कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर लास्ट में आती है आपकी फाइंडिंग्स, ठीक है, रिजल्ट्स जो होते हैं वो फाइंडिंग्स आती है। इसके बारे में और आगे डिटेल फर्दर हम पढ़ेंगे। तो ये हो जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब हम कल जो बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास यही ओवर करते हैं, कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मेथड्स ऑफ टेक्निक्स के बारे में, सॉरी मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे, रिसर्च की कौन कौन सी मेथड्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई आज की क्लास को करते हैं यहीं फिनिश। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, आपसे और कोई
अपेक्षा नहीं है, मेरी क्लासेस तो कम्प्लीटली फ्री हैं, लेकिन इतना जरूर मैं आपसे चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा है लोगों तक पहुंचाएं। एजुकेशन का अगर आपका पेपर है, अगर आपका जो मेन विषय है वो क्या है, एजुकेशन है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रात को 9 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। हमारी जो जनरल पेपर की क्लास होती है वो होती है 8 बजे, और जो एजुकेशन के पेपर की क्लास होती है वो होती है 9 बजे, हर शाम 9 बजे, हर रात 8 बजे हमारी क्लासेस होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मेरे साथ जुड़े। 8109394696 ये हमारा नंबर है जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मुझे मेरे जो ग्रुप में शामिल होना है तो उसमें आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं। साथ ही साथ में जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें आप मुझसे जुड़ जाइए, तो जो भी आपका मैं पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ में उधर शेयर कर दूंगी, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। रिसर्च का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारी ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बात आप इतनी है कि यहाँ पर जो मैं कुछ पढ़ा रही हूँ वो सब आपके लिए ही है, आपकी ही बेनिफिट के लिए है। तो आपको बस इतना करना है कि मेरे साथ मेहनत करनी है और मेरी थोड़ी मदद यही करनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ना है, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, बाकी और कुछ नहीं है। मोटिवेशन के लिए ही एक थोड़ा सा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, वैसे भी जरूरी होता है ना कि भाई कहीं ना कहीं से तो कोई पुश मिल रहा हो ना, जिसकी वजह से आप ये काम कर रहे हो। तो जरूरत से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को आप पहुंचाइए, बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। हर एक स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े हैं, जिनको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, उन सभी से मेरी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स के बारे में, रिसर्च की क्या क्या मेथड्स होती हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास को यहीं करते हैं फिनिश। रात को 9 बजे फिर से आ जाइएगा, किसके लिए, हमारी एजुकेशन की क्लास के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और सभी को मेरा नमस्कार।